अगर विश्वासराव जिंदा होते तो भारत कैसा होता? वो क्षण जिसने युग बदल दिया। समय 14 जनवरी 1761, दोपहर के 2 बजे। स्थान पानीपत का मैदान। आसमान का रंग नीला नहीं था। वो धूल, बारूद के धुएं और चीखों के कोलाहल से मटमैला हो चुका था। सूरज भी जैसे इस रक्तपात को देखने से कतरा रहा था, बादलों की ओट में छिपा हुआ। ये केवल दो सेनाओं की लड़ाई नहीं थी, ये भारतवर्ष के भाग्य का निर्णय था। एक ओर अहमद शाह अब्दाली की क्रूर अफगानी सेना थी और दूसरी ओर सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य का शौर्य। हाथियों की चिंगार और तोपों की गरज के बीच एक सजी हुई पालकी वाले हाथी पर 19 वर्षीय विश्वासराव बैठे थे, पेशवा के पुत्र, भविष्य के छत्रपति। उनकी आंखों में भय नहीं, बल्कि अपने वंश का गौरव था। इतिहास की पुस्तकों में लिखा है कि ठीक इसी समय एक गोली हवा को चीरती हुई आई और विश्वासराव के सिर में लगी, और उसी एक पल में मराठा साम्राज्य का सपना टूट गया। सदाशिवराव भाऊ अपना आपा भो बैठे और सेना बिखर गई। लेकिन ये वो इतिहास नहीं है। इस कहानी में हवा का रुख थोड़ा अलग था। शायद नियति ने उस दिन कुछ और ही ठान रखा था। जैसे ही उस अफगानी निशानेबाज ने घोड़ा दबाया, विश्वासराव का हाथी 1 इंच, बस 1 इंच दाईं ओर झुक गया। गोली आई, उसने हवा को काटा। विश्वासराव के कान के पास से एक भयानक सीटी की आवाज करती हुई गुजर गई और पीछे खड़े अंगरक्षक के कवच से टकराकर गिर गई। विश्वासराव का दिल एक पल के लिए थमा। मृत्यु उन्हें छूकर निकल गई थी। उन्होंने अपना हाथ कान पर रखा, जहां गोली की गर्मी महसूस हो रही थी। फिर उन्होंने सामने देखा। सदाशिवराव भाऊ, जो दूसरे हाथी पर थे, ने ये दृश्य देखा। उनकी सांसें अटक गई थीं। विश्वास! भाव चिल्लाए। विश्वासराव ने अपनी तलवार हवा में लहराई और अपनी पूरी ताकत से चिल्लाए, हर हर महादेव। वो आवाज, उस एक जीवित रहने के प्रमाण ने रणभूमि की हवा बदल दी। जो सेना अपने राजकुमार को गिरते देख भागने वाली थी, उसने उसे काल को मात देते हुए देखा। ये अब केवल युद्ध नहीं था, ये दैवीय संकेत था। यहीं से समय की धारा बदल गई। दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक विश्वासराव के जीवित रहने का संकेत मराठा सेना में बिजली की तरह दौड़ गया। इब्राहिम खान गार्दी, जो अपनी तोपों के साथ अफगानों पर कहर बरसा रहे थे, ने जब देखा कि पेशवा का पुत्र सुरक्षित है, तो उन्होंने अपने तोपचियों को आदेश दिया, आग लगा दो आसमान को, आज कोई अफगानी वापस काबुल नहीं जाना चाहिए। जनकोजी सिंधिया और तुकोजी होलकर, जो अपनी टुकड़ियों के साथ रक्षात्मक हो रहे थे, अचानक आक्रामक हो गए। अहमद शाह अब्दाली, जो पहाड़ी पर से युद्ध देख रहा था, के माथे पर पसीना आ गया। उसे उम्मीद थी कि दोपहर तक मराठा सेना का मनोबल टूट जाएगा, लेकिन इसके विपरीत मराठा सेना एक घायल शेर की तरह टूट पड़ी थी। सदाशिवराव भाऊ ने अपनी सबसे बड़ी कूटनीतिक चाल अब चली। उन्होंने आरक्षित सेना, जिन्हें उन्होंने अंत के लिए बचाया रखा था, सीधे अब्दाली के केंद्र पर आक्रमण करने का आदेश दिया। विश्वासराव, जो अब केवल एक प्रतीक नहीं बल्कि योद्धा बन चुके थे, हाथी से उतरे और घोड़े पर सवार हुए। जो धर्म और स्वराज्य के लिए मरना जानता है, वही जीना जानता है। उनके इस उद्घोष ने थके हुए सैनिकों की नसों में नया रक्त भर दिया। शाम के 5 बजते बजते अब्दाली की रक्षा पंक्ति टूट गई। इब्राहिम खान गार्दी, जो रोहिल्ला सरदार था और जिसने अब्दाली को भारत बुलाया था, भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन महादजी सिंधिया ने उसे देख लिया। सूरज ढलने के साथ पानीपत का मैदान अफगानी सेना के लिए कब्रगाह बन गया। अब्दाली घायल होकर अपनी बची खुची सेना के साथ यमुना पार भाग गया। रात के सन्नाटे में जब विजय की दुंदुभी बजी, तो वो केवल पानीपत की विजय नहीं थी, वो अगले 200 वर्षों के लिए भारत की स्वतंत्रता की घोषणा थी। असली इतिहास में बालाजी बाजीराव यानी नाना साहेब पेशवा की मृत्यु पानीपत की हार के सदमे से हुई थी, लेकिन इस दुनिया में कहानी अलग थी। जनवरी के अंत में एक घुड़सवार पुणे के शनिवार वाड़ा के द्वार पर पहुंचा। वो धूल से सना था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। विजय! पानीपत में विजय! ये समाचार जब नाना साहेब पेशवा को मिला, तो वे बीमारी के बिस्तर से उठ खड़े हुए। जो दिल सदमे से रुकने वाला था, वो गर्व से धड़कने लगा। नाना साहेब की आयु बढ़ गई। पेशवा का जीवित रहना भारत की राजनीति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। विश्वासराव और सदाशिवराव भाऊ जब पुणे लौटे, तो उनका स्वागत देवताओं की तरह किया गया। लेकिन विश्वासराव अब वे 19 साल के राजकुमार नहीं थे। युद्ध ने उन्हें एक परिपक्व शासक बना दिया था। उन्होंने युद्ध की विभीषिका देखी थी। उन्होंने देखा था कि कैसे आपसी मतभेद, जाटों और राजपूतों का साथ न देना मराठों को लगभग ले डूबा था।
राजनीतिक मंथन 1761 टू 1765। विश्वासराव ने पिता नाना साहेब के साथ मिलकर एक नई नीति बनाई, हिंदवी संघ। उन्होंने महसूस किया कि केवल तलवार के दम पर भारत पर राज नहीं किया जा सकता। उन्होंने राजपूत राजाओं को पत्र लिखे, जाट राजा सूरजमल के साथ संधि की और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि मराठा अब वसूली करने वाले शासक नहीं बल्कि रक्षक हैं। एक नई संघीय व्यवस्था, फेडरल स्ट्रक्चर का जन्म हुआ। दिल्ली में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को गद्दी पर बिठाया गया, लेकिन वे केवल एक कठपुतली थे। वास्तविक सत्ता पुणे के हाथ में थी और दिल्ली की सुरक्षा का जिम्मा महादजी सिंधिया को सौंपा गया। ये वो समय था जब अंग्रेज बंगाल में अपनी जड़ें जमा रहे थे। 1757 में प्लासी के युद्ध जीतने के बाद रॉबर्ट क्लाइव और ईस्ट इंडिया कंपनी के हौसले बुलंद थे। असली इतिहास में पानीपत की हार ने मराठों को कमजोर कर दिया था, जिससे अंग्रेजों को उत्तर भारत में पैर पसारने का मौका मिला। लेकिन इस समय रेखा में मराठा शक्ति अपने चरम पर थी। वर्ष 1768। बंगाल में अंग्रेजों की मनमानी की खबरें पुणे तक पहुंच रही थीं। किसानों का शोषण और नवाबों को कठपुतली बनाना विश्वासराव को खटक रहा था। पेशवा विश्वासराव ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। उन्होंने महादजी सिंधिया और तुकोजी होलकर के नेतृत्व में एक विशाल सेना बंगाल की ओर भेजी। साथ ही मराठा नौसेना, जो कान्होजी आंग्रे के वंशजों द्वारा संचालित थी, को बंगाल की खाड़ी में अंग्रेजों का रास्ता रोकने का आदेश दिया। मुंगेर का युद्ध 1769। अंग्रेजों के पास आधुनिक बंदूकें थीं, लेकिन मराठों के पास अब इब्राहिम खान गार्दी द्वारा प्रशिक्षित फ्रांसीसी तकनीक वाली तोपें और संख्या बल था। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को मराठा घुड़सवारों ने चारों ओर से घेर लिया। रॉबर्ट क्लाइव को समझ आ गया कि ये प्लासी नहीं है और सामने सिराज उद्दौला नहीं बल्कि मराठा है। अंग्रेजों को एक अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। अंग्रेज केवल सूरत और कलकत्ता में व्यापार कर सकते थे। उन्हें अपनी निजी सेना रखने की अनुमति नहीं थी। उन्हें मराठा साम्राज्य को भारी कर देना था। इस एक युद्ध ने भारत को 200 साल की गुलामी से बचा लिया। जो धन, वेल्थ ड्रेन भारत से बाहर लंदन जा रहा था, वो अब भारत में ही रुक गया। विश्वासराव 1772 में नाना साहिब की मृत्यु के बाद अगले पेशवा बने। उनका शासनकाल भारत के इतिहास का नव पुनर्जागरण काल माना जाता है। पानीपत के युद्ध में सभी जातियों को कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते देख विश्वासराव की सोच बदल गई थी। उन्होंने जाति व्यवस्था की कठोरता को कम करने का प्रयास किया। योग्यता को वंश से ऊपर रखा गया। सेना और प्रशासन में मेरिट के आधार पर भर्तियां शुरू हुईं। विश्वासराव जानते थे कि यूरोपीय ताकतें तकनीकी रूप से आगे हैं। उन्होंने बंदूक के बदले बंदूक की नीति नहीं, बल्कि ज्ञान के बदले ज्ञान की नीति अपनाई। पुणे और बड़ौदा में यंत्रशालाएं खोली गईं। मराठों ने फ्रांसीसी इंजीनियरों को भारी वेतन पर बुलाया, लेकिन उन्हें मालिक नहीं बल्कि शिक्षक बनाया। 1790s के दशक तक भारत में भाप से चलने वाली मशीनों का प्रयोग शुरू हो गया था, लेकिन ये ब्रिटिश रेलवे नहीं थी, ये मराठा लोहपथ था। संस्कृत और फारसी के साथ साथ विज्ञान और गणित के आधुनिक विषयों को गुरुकुलों और मदरसों में अनिवार्य किया गया। भारतीय भाषाओं मराठी, हिंदी, बंगाली का मानकीकरण हुआ। ज्ञान अब केवल कुछ वर्गों तक सीमित नहीं था। 1850 आते आते दुनिया का नक्शा आज के नक्शे से बिल्कुल अलग था। यूरोप में ब्रिटेन एक शक्तिशाली देश था, लेकिन उसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता वाला सपना अधूरा रह गया था, क्योंकि भारत जैसा कोहिनूर उसके ताज में नहीं था। अमेरिका अभी भी अपने गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा था। एशिया में मराठा परिसंघ सबसे बड़ी शक्ति थी। इसकी सीमाएं अटक अब पाकिस्तान में है से कटक तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैली हुई थी। रेल और तार। भारत में रेल नेटवर्क बिछ चुका था, लेकिन इसका उद्देश्य भारत का कच्चा माल बंदरगाहों तक ले जाना नहीं, बल्कि भारत के उद्योगों को जोड़ना था। मुंबई और सूरत दुनिया के सबसे बड़े कपड़ा उत्पादक केंद्र बन चुके थे, जो मैनचेस्टर को टक्कर दे रहे थे। भू राजनीति। भारत के पास एक मजबूत नौसेना थी जो हिंद महासागर को नियंत्रित करती थी। अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत का सीधा व्यापार होता था। जापान, जो उस समय आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रहा था, उसने यूरोप के बजाय भारत को अपना आदर्श माना। क्या सब कुछ आदर्श था? नहीं। शक्ति के साथ भ्रष्टाचार और संघर्ष भी आता है। 19वीं सेंचुरी के अंत में मराठा सरदारों सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोंसले के बीच तनाव बढ़ने लगा था। पेशवा की गद्दी अब कमजोर पड़ने लगी थी। दुनिया भर में राजशाही के खिलाफ आवाजें उठ रही थीं। लेकिन क्योंकि भारत गुलाम नहीं था, इसलिए यहां कोई हिंसक 1857 की क्रांति नहीं हुई। इसके बजाय यहां पर एक बौद्धिक क्रांति हुई। ज्योतिराव फूले, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे विचारकों ने, जो इस समय रेखा में भी पैदा हुए, राजशाही को संवैधानिक रूप देने की मांग की। वे अंग्रेजों से आजादी नहीं मांग रहे थे, क्योंकि वे आजाद ही थे,
वे अपने ही राजाओं से नागरिक अधिकार मांग रहे थे। विश्वासराव के वंशज, जो इस समय पेशवा थे, उन्होंने दूरदर्शिता दिखाई। रक्तपात से बचने के लिए उन्होंने 1905 में भारतीय संविधान सभा की स्थापना की। मराठा साम्राज्य धीरे धीरे एक संवैधानिक राजतंत्र या एक संघीय लोकतंत्र में बदल गया, जो आज के यूनाइटेड किंगडम या जापान जैसा था। अगर हम आज 2026 में उस वैकल्पिक भारत की खिड़की से झांकें तो हमें क्या दिखेगा? भारत का विभाजन कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश अस्तित्व में नहीं है। अफगानिस्तान भारत का एक मित्र और संरक्षित राज्य है। भारत की सीमाएं हिंदू कुश के पहाड़ों से शुरू होती हैं। भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्योंकि अंग्रेजों ने 45 ट्रिलियन डॉलर की लूट नहीं की, वो संपत्ति भारत में ही रही और समय के साथ बढ़ती गई। रुपया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मुख्य मुद्रा है, डॉलर नहीं। हम अंग्रेजी में नहीं, अपनी भाषाओं में सोचते और काम करते हैं। अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है, जिसे फ्रेंच या जर्मन की तरह केवल व्यापार के लिए सीखा जाता है। हमारे शहरों में विक्टोरियन इमारतें नहीं, बल्कि आधुनिक भारतीय वास्तुकला है। कोहिनूर हीरा, वो लंदन के टावर में नहीं, बल्कि पुणे के संग्रहालय या दिल्ली के लाल किले की शान बढ़ा रहा है। इतिहास गवाह है कि पानीपत की उस दोपहर में एक गोली ने भारत की किस्मत लिख दी थी। लेकिन उस अगर की दुनिया में, जहां विश्वासराव जिंदा रहे, भारत ने कभी घुटने नहीं टेके। वो भारत जो अपनी शर्तों पर जीता। वो भारत जो कभी सोने की चिड़िया से एक गरीब देश नहीं बना, बल्कि सोने का बाज बनकर आसमान में उड़ता रहा। पानीपत की धूल बैठ चुकी है, लेकिन उस अगर के इतिहास की गूंज आज भी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारा वर्तमान हमारे अतीत से कितना अलग हो सकता था, अगर हमने उस एक पल में हार न मान ली होती। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं। धन्यवाद।